हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का आपके इस प्यारे से चैनल पर वेलकम है। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का 6th पार्ट। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले 5 पार्ट को अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। थर्ड पार्ट में हमने डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जैसा कि आपका टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, बाइनोमियल, नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन जैसे टर्म के बारे में समझा था। तो अगर आपको इन टर्म में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, हमने फोर्थ पार्ट में टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बारे में पढ़ा था, जैसा कि आपको किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है, फैमिली क्या होता है, इनका क्या ऑर्डर होता है, इनका क्या अरेंजमेंट होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। और फ्रेंड्स, हमने फिफ्थ पार्ट में, लास्ट पार्ट में हमने एक टेबल के बारे में पढ़ा था, जो कि आपका एक टैक्सोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन था, ठीक है, जो कि आपके 4 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का था। जैसे आपका मैन होता है, मैंगो होता है, इन सभी के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, जितने भी टैक्सोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन होती है, उस टेबल में दी गई थी। तो हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ टैक्सोनॉमिकल एड्स। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक टैक्सोनॉमिकल एड्स। आइए देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या बताया हुआ है। टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general knowing in our bioresources and their diversity। देखो, लाइन काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर दी, बट इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं, जो भी आपके वेरियस स्पीसीज़ होते हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के या फिर आपके जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनसे हमको कुछ यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं। और वो यूज़फुल चीज़ें किस चीज़ में होती हैं? तो आपका एग्रीकल्चर में होती हैं, फॉरेस्ट्री में होती हैं, इंडस्ट्री में होती हैं, और तो और जो आपका बायो रिसोर्सेज होता है उसके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती हैं, और उनमें क्या डाइवर्सिटी होती है आप इसके बारे में भी जानते हो। तो बहुत ही सिंपल लाइन यहाँ पर थी कि आप जब टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हो, जब आप क्या करते हो, टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हो, जो भी आपके वेरियस एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं और जो आपके एनिमल्स होते हैं, तो उनसे आपको एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में और जो आपकी आपका इंडस्ट्री वगैरह होता है उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ताकि ये चीज़ हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि जब आप टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हो, ठीक है, किसकी, आप प्लांट की करते हो, एनिमल्स की करते हो, और जो भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो आपको क्या यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं। तो आपको जो भी यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं वो आपको एग्रीकल्चर में हेल्प करती हैं, फॉरेस्ट्री में हेल्प करती हैं, इंडस्ट्री में हेल्प करती हैं, और आपका जो भी बायो रिसोर्सेज होता है आप उसके बारे में जानते हो, और उनकी क्या डाइवर्सिटी है वो भी आप जानते हो। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बता रहा है। इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं ताकि हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बता रहा है। तो नेक्स्ट आपको बता रहा है, दीज स्टडी वुड रिक्वायर्ड करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जाहिर सी बात है यार, जब आप टैक्सोनॉमिकल स्टडी कर रहे हो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें तो आपका क्लासिफिकेशन अच्छा होना ही चाहिए, आपका करेक्ट होना चाहिए, और आपका जो आइडेंटिफिकेशन वाला सिस्टम होता है ना, वो भी आपका करेक्ट होना चाहिए। इट मीन्स ये हुआ कि जो आप क्लासीफाई करोगे, जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे ना, तो वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, और जो आप डिफाइन करोगे ना किसी ऑर्गेनिज्म का, तो वो भी आपका करेक्ट होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं कि आपका क्लासिफिकेशन भी करेक्ट होना चाहिए और आपका आइडेंटिफिकेशन भी करेक्ट होना चाहिए उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट देखते हैं क्या बता रहा है एनसीईआरटी। तो नेक्स्ट आपको बता रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड इंटेंसिव लैबोरेटरी, रिक्वायर करता है इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। तो यहाँ पर आपको ये बता रहा है, जैसे आप आइडेंटिफिकेशन करते हो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, आप डिस्क्रिप्शन करते हो, करेक्ट डिस्क्रिप्शन करते हो, तो वहाँ पर आपका लैबोरेटरी और आपका फील्ड स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स ये हुआ कि जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जानोगे, ठीक है, उसका डिस्क्राइब करोगे, तो आपने उसको पहले फील्ड पर भी पढ़ोगे, और उसके अलावा आप उसको लैब में भी कल्चर करोगे। बहुत ही सिंपल लाइन यहाँ पर आपको बताई थी, ठीक है, कि आप आइडेंटिफिकेशन करोगे तो आपको 2 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ तो आप उसको लैब में अच्छे से कल्चर करोगे, ठीक है, उसका जितना भी चीज़ें आप उसको वहाँ पर देखोगे, उसके अलावा आप उसको एक लार्ज स्केल पर भी, फील्ड पर भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर क्लियर होती हैं। अब आइए इसको हम नेक्स्ट देखते हैं, एनसीईआरटी क्या बताया हुआ है। इसको थोड़ा सी इरेज कर लेते हैं ताकि हमारी सारी चीज़ें अच्छी से कवर होती रहें। तो इसको यहाँ पर हम हाईलाइट भी कर लेते हैं कि आपका क्या चीज़ें होना चाहिए। तो आपका लैबोरेटरी के अलावा आपका फील्ड स्टडी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या बता रहा है, तो नेक्स्ट आपको बता रहा है कि कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी।
तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्या बता रहा है, यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि ऐसा आप जो आपका स्पेसिमेन होता है ना, जो आपका स्पेसिमेन होता है किसी प्लांट का या फिर एनिमल का, तो उसको आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, तो उससे आपको क्या होता है, टैक्सोनॉमिकल स्टडी होता है। अब बिल्कुल सीधी सी यार जाहिर सी बात है यार, बिल्कुल ही मतलब बेसिक सी बात है कि जब आप स्पेसिमेन को कलेक्ट करोगे ना, जब आपका प्लांट हो या फिर जब आपका एनिमल हो, तो आपको क्या होगा ना, तभी आपका टैक्सोनॉमिकल स्टडी पॉसिबल ही होता है। जब आप किसी ऑर्गेनिज्म का कोई चीज़ ले आओगे, कोई चीज़ उसका पार्ट ले आओगे, ठीक है, उसका एक स्पेसिमेन लाओगे, तभी तो उसके बारे में हम लोग और भी इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वही तो आपका प्राइम सोर्स होता है ना, तो आपका जो ऑर्गेनिज्म का स्पेसिमेन होता है वो आपका क्या होता है, प्राइम सोर्स होता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने इस चीज़ को भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है। दीज आर आल्सो फंडामेंटल टू स्टडी एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। अब देखो ये चीज़ें आपको खुद भी क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि आप टैक्सोनॉमिकल स्टडी कर रहे हो, और जब आप टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हो ना, तो वो आपका टैक्सोनॉमी में आता है। और जो आपका सिस्टमैटिक्स होता है ना, सिस्टमैटिक्स का एक पार्ट होता है टैक्सोनॉमी। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको बिल्कुल ही क्लियर हो रही होंगी कि आपका जब टैक्सोनॉमिकल स्टडी हो रही है ना, तो वो आपका सिस्टमैटिक्स में तो हेल्प करेगा ही। वो टैक्सोनॉमी जो आपका करोगे ना, वो आपका सिस्टमैटिक्स का एक पार्ट होता है। इसलिए सिस्टमैटिक्स के अंदर आपका जो टैक्सोनॉमिकल स्टडी होता है ना, वो क्या होता है, इसेंशियल होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर होती हैं। इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि चीज़ें हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएँ, ठीक है। इसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं कि भाई आपका जो भी स्पेसिमेन होता है ना प्लांट एनिमल का, वो एसेंशियल होता है टैक्सोनॉमिकल स्टडी में, और आपका फंडामेंटल होता है टू द स्टडी एंड एसेंशियल फॉर इन सिस्टमैटिक्स। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होती हैं। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है। इट इज़ used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with the specimen। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब आपका इतना कुछ हो रहा है, टैक्सोनॉमिकल स्टडी हो रहा है किसी स्पेसिमेन को लेकर, किसी प्लांट और एनिमल का, तो आपका वो क्लासिफिकेशन में तो यूज़ होगा ही, ठीक है। आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसको आपने क्लासिफिकेशन करना है, और जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होगी उसको आपने स्टोर करना है अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। देखो मान लो आपको कोई एक स्पेसिमेन है, ठीक है, आपको कोई एक स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन के से आपने टैक्सोनॉमिकल स्टडी किया। अब आपने जब टैक्सोनॉमिकल स्टडी किया तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई, तो आपने इन्फॉर्मेशन को और उस स्पेसिमेन को साथ में क्या करना है, स्टोर करना है। क्या करना है, आपने उसको स्टोर करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये हमारा स्पेसिमेन था, हमने उसका टैक्सोनॉमिकल स्टडी किया, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई, तो आपने इस इन्फॉर्मेशन को आपने इस स्पेसिमेन के साथ क्या करना है, आपने स्टोर करना है। तो ये चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ पर क्लियर भी की है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, आप कमेंट में पूछ सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगी आप बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है स्टडी से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर आगे रीड करते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बता रहा है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज़ प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडी। अब आगे आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे भी कि आपको जो स्पेसिमेन होता है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है फ्यूचर की स्टडी में। तो ये लाइन एनसीईआरटी ने यहाँ पर लिख दी है, बट ये आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली है ना। तो इसको वहाँ पर और भी ज़्यादा पढ़ेंगे कि आपका कैसे होता है, क्या होता है। बट आप इस चीज़ को थोड़ा समझ के रखोगे कि अगर आपका स्पेसिमेन मिलता है तो आप उसकी स्टडी करते हो, और स्टडी करके आप इन्फॉर्मेशन को निकालते हो, और जो आपका इन्फॉर्मेशन निकल के आती है ना, वो आपके फ्यूचर जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपका बायोटेक होगा, ठीक है, वहाँ पर भी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको हेल्प करते हैं, आपको नई नई चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इरेज कर लेते हैं और आगे रीड करते हैं जो अभी आपका एनसीईआरटी में बताया हुआ है। तो नेक्स्ट आपका आता है कि बायोलॉजिस्ट हैव इस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन। तो यहाँ पर एनसीईआरटी आपका ये बता रहा है जो आपके बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो क्या किया, उन्होंने कुछ प्रोसीजर्स को और कुछ टेक्निक्स को क्या क्या इस्टेब्लिश किया। उन्होंने क्या किया, कुछ प्रोसीजर को और कुछ टेक्निक्स को क्या क्या इस्टेब्लिश किया, जिससे कि जो आपका इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि आपका इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और जो आपका स्पेसिमेन होता है, इन्फॉर्मेशन की भी बात हो रही है और जो आपका स्पेसिमेन है उसकी भी बात हो रही है, दोनों चीज़ की बात हो रही है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपका इन्फॉर्मेशन भी होगा और आपको जो स्पेसिमेन होगा, उन दोनों को ही क्या किया जाएगा, उन दोनों को ही आपने स्टोर किया जाएगा, ठीक है, उनको प्रिजर्व किया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर एनसीईआरटी ने आपको बताया भी हुआ है। तो इसको इरेज कर लेते हैं और इसको वापस से हाईलाइट कर लेते हैं, ताकि ये चीज़ें और भी अच्छे से हमें क्लियर हो जाएं, ठीक है, ये चीज़ें हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो क्या किया, कुछ प्रोसीजर्स को, कुछ टेक्निक्स को किया इस्टेब्लिश, जिससे कि आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है, जिससे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन होता है और आपको जो स्पेसिमेन होता है, उनको क्या किया जाए, स्टोर किया जाए। तो ये चीज़ें हमारी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर क्लियर होती हैं। नेक्स्ट देखिए आपको क्या बता रहा है एनसीईआरटी। तो नेक्स्ट आपको बता रहा है कि सम ऑफ दी एक्सप्लेन्ड
टू विच यू अंडरस्टैंड यूजेज ऑफ दिस एड्स। तो यहाँ पर आप कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ने वाले हो। पहले हम आइए जान लेते हैं कि हम कौन कौन से आपके टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, फिर आइए रीड करते हैं एक एक करके। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं आपको पढ़ने वाले हैं हर्बेरियम के बारे में, ठीक है। आप पहले पढ़ोगे हर्बेरियम के बारे में, देन आप हर्बेरियम के बाद आप पढ़ोगे बोटैनिकल गार्डन के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे आप? उसके बाद आप पढ़ोगे बोटैनिकल गार्डन के बारे में। तो इसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आप बोटैनिकल गार्डन के बारे में पढ़ोगे, सेकंड आपका होगा। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका म्यूजियम के बारे में। तो इसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारा जो थर्ड टैक्सोनॉमिकल एड होने वाला है वो आपका म्यूजियम होने वाला है। और जो आपका फोर्थ टैक्सोनॉमिकल एड्स होगा वो आपका कौन होगा? तो वो आपका होगा जूलॉजिकल पार्क, इसको हम कॉमनली जू बोलते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। और आपको जो लास्ट टैक्सोनॉमिकल एड एनसीईआरटी में क्लियरली पैसेज के फॉर्म में दिया हुआ है, एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है, वो आपका कौन सा है? तो वो आपका होगा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे सवाल भी आते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ टर्म है, जैसे कि आपका लिड क्या होता है, कपलेट क्या होता है, तभी हम पढ़ने भी वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स दिया हुआ है उसके बारे में देखिए। जो पहला आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स दिया हुआ है वो आपका कौन सा है? वो आपका हर्बेरियम होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी इसके बारे में क्या बता रहा है। तो हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आपने क्वेश्चन भी आते हैं, हम इसको करेंगे अभी आपका वीडियो के लास्ट में। जो भी जितने भी आपके PYQs आए हुए हैं उन सारे को हम आज सॉल्व भी करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर इस बात को आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से कि जो आपका हर्बेरियम होता है वो एक स्टोर हाउस होता है। क्या होता है? आपका स्टोर हाउस होता है जहाँ पर आपके जो प्लांट के स्पेसिमेन होते हैं, उनको क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। और जो भी आपके प्लांट के स्पेसिमेन होते हैं ना, जो आपके ये प्लांट के स्पेसिमेन होते हैं ना, उनको कैसे किया? उनको ड्राई किया जाता है, यानी सुखाया जाता है। उसके अलावा उन्हें प्रेस किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है सीट पर। सिंपल सी बात है यार, मान लो आपके पास एक पेज है, सीट है, ठीक है, आपके पास क्या एक सीट है, तो आपका जो भी स्पेसिमेन होगा ना, मान लो आपका ये एक स्पेसिमेन है, तो इस स्पेसिमेन को पहले एकदम सुखाया जाएगा। क्या किया जाएगा? एकदम सुखाया जाएगा। और सुखाने के बाद क्या किया जाएगा? इसको क्या किया जाएगा? एकदम प्रेस कर दिया जाएगा यहाँ पर आके, ठीक है। इसको आपका जो सीट होगा ना, ये इस सीट के ऊपर जो भी आपका ये स्पेसिमेन होगा ना, इसको बिल्कुल क्या किया जाएगा? एकदम प्रेस कर दिया जाएगा, एकदम ऐसे दबा दिया जाएगा, ठीक है। और इसको क्या किया जाएगा? इसको आपने प्रिजर्व कर दिया जाएगा आगे की स्टडीज़ के लिए। तो वही चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ मेंशन भी किया है कि जो भी आपका ये हर्बेरियम होता है, यहाँ पर आपका जो स्पेसिमेन होता है ना, प्लांट का स्पेसिमेन, ध्यान रखिएगा, एनिमल का कोई भी नहीं बोलेगा, यहाँ पर आपका प्लांट का स्पेसिमेन होता है, उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसको दबा दिया जाता है, प्रेस किया जाता है और प्रिजर्व कर दिया जाता है सीट पर। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं बहुत अच्छे से, ताकि बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं और इसको यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं कि जो भी आपकी चीज़ें हैं अच्छे से क्लियर हो जाएं। यहाँ पर आपका प्लांट का स्पेसिमेन रखा जाता है, उनको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, प्रेस किया जाता है और प्रिजर्व कर दिया जाता है सीट के ऊपर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बता रहा है। तो नेक्स्ट आपको बता रहा है कि दीज सीड्स आर अरेंज। तो अरेंजमेंट के बारे में बता रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एक्सेप्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो अभी आपके सीट्स होते हैं ना, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो उनका जो अरेंजमेंट होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं। हमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि किस सिस्टम के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन होता है, कैसे इनको अरेंज किया जाता है। तो आपने एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम बनाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग इनका जो भी अरेंजमेंट होता है उसको किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बता रहा है कि दीज specimens along with their description on the herbarium seed become a store house और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़। देखो यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि जो भी आपका स्पेसिमेन होता है ना, उस स्पेसिमेन में उनका डिस्क्रिप्शन किया जाता है। तो इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर से इसको रीड करते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दीज स्पेसिमेन अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम सीड बिकम ए स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़। देखो मान लो आपका क्या है, एक ये आपका सीट है, ठीक है, आपका एक सीट है। तो इस सीट में मान लो आपका क्या है, ये आपका कोई स्पेसिमेन है, मान लो आपका कोई स्पेसिमेन है। तो इस स्पेसिमेन का जो डिस्क्रिप्शन होगा ना, जो भी इस स्पीशीज़ का डिस्क्रिप्शन होगा, मान लो इसका कुछ नाम होगा, इसका कुछ फैमिली होगा, किसने इसको खोजा है, ठीक है, कब खोजा है, जो भी जगह पे खोजा है, तो इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसको भी यहाँ पर लिखा जाता है। सिंपल सी चीज़ है कि आपका जो भी स्पीशीज़ है उसका यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिमेन होगा, उस स्पेसिमेन का जितना भी जिक्र होगा, जितना भी उसका डिस्क्रिप्शन होगा, उसको भी यहाँ पर लिखा जाता है। तो यह चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि जो भी आपका स्पेसिमेन होगा उनका डिस्क्रिप्शन किया जाएगा, ठीक है, उसका क्या किया जाएगा, डिस्क्रिप्शन किया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ
बाद क्या किया जाएगा, उनको हर्बेरियम के सीट पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपका एक स्टोर हाउस बन जाता है, ठीक है, फ्यूचर के यूज़ के लिए। तो इसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें बिल्कुल ही अच्छे से क्लियरिटी यहाँ पर आ जाए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं कि आपके स्पेसमेन में क्या क्या चीज़ों का डिस्क्रिप्शन होता है हर्बेरियम के सीट पर, तो आपका ये फ्यूचर यूज़ में काम आता है। ठीक है, स्टोर हाउस के रूप में या फिर रिपोजिटरी फ्यूचर यूज़ में। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या बताया हुआ है। तो नेक्स्ट आपको बताया हुआ है कि द हर्बेरियम सीट आर आल्सो कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। ठीक है, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम। तो यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि जो भी आपका ये इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी इसका डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो आपका जो हर्बेरियम सीट होता है उसमें जो आपका स्पेसमेन होता है उसके नीचे जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है उसमें उनका डेट होता है। ठीक है, प्लेस ऑफ कलेक्शन होता है, इंग्लिश नेम होता है, लोकल नेम होता है और उनका बोटेनिकल नेम होता है। उसके अलावा फैमिली और कलेक्टर नेम भी होता है। तो इसको यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएँ, हमें इनमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना रहे। तो यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन किसका होता है, डेट होता है, प्लेस ऑफ कलेक्शन होता है, इंग्लिश, लोकल, बोटेनिकल नेम और आपका जो भी फैमिली और कलेक्टर नेम यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो आपका नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बता रहा है, आइए इसे देखते हैं। हर्बेरियम आल्सो सर्व ए क्विक रिफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडी। तो आपको ने जब टेक्सोनॉमिकल स्टडी करते हो ना, तो जो आपका जो हर्बेरियम होता है ना, वो बहुत एक क्विक रिफरल सिस्टम की तरह यूज़ किया जाता है। तो आइए इस चीज़ को यहाँ पर हम लिख कर देख लेते हैं कि जो आपका हर्बेरियम होता है ना, इसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, आपका जो हर्बेरियम होगा ना, इसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छी सी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो पहली चीज़ जो इसके अंदर आती है वो क्या होता है, वो होता है आपका डेट, किस दिन आपका ये ढूंढा गया है। ठीक है, इसको किस दिन आपने देखा है। उसके अलावा कौन सी जगह थी, प्लेस क्या था आपका, प्लेस ऑफ कलेक्शन। उसके अलावा जो भी इसका कलेक्टर होता है, नहीं किसने इसको खोजा है, कलेक्टर्स नेम आपने लिखना होता है। ठीक है, जिसने इसको खोजा है कलेक्टर का नाम लिख दिया जाएगा, यानी किसने खोजा है इसको, है ना। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा आपका जो बोटेनिकल नेम होता है उसको लिखा जाता है। बोटेनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो, बायोलॉजिकल नेम बोल दो। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा इसका इंग्लिश नेम होता है। क्या होता है, इंग्लिश नेम होता है। इंग्लिश नेम के अलावा क्या होता है, इसका लोकल नेम होता है, लोकल एकदम जो घरेलू नाम होता है ना। उसके अलावा इसका फैमिली लिखा जाता है, समझ रहे हो। इसके अलावा क्या लिखा जाता है, इसके अलावा इसका जो फैमिली होता है उसे भी लिखा जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर लिखी जाती है। तो इन इन्फॉर्मेशन को आपने लिखा था है, ठीक है। उसको हम वापस से देख भी लेते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसको वापस से देख लेते हैं कि आपका जो भी, ठीक है, हर्बेरियम होता है, इसके अंदर आपने डेट होगा, ठीक है, प्लेस ऑफ कलेक्शन होता है, कलेक्टर्स नेम होता है। उसके अलावा क्या होता है, आपका बोटेनिकल नेम होता है। उसके अलावा आपका इंग्लिश नेम होता है और आपका लोकल नेम होता है। और लास्ट में आपको ध्यान रखना कि फैमिली के बारे में भी बताया हुआ होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम समझ लिया बहुत अच्छे से लिख कर, ठीक है। सेपरेटली इसको हम अच्छे से समझ लिए, एनसीईआरटी में तो बताया हुआ था, हमने इसको अलग से लिखकर समझ भी लिया। नेक्स्ट एनसीईआरटी एक फिगर दिया हुआ है, आइए इसे देख लेते हैं। तो यहाँ फिगर आपका 1.1 है, हर्बेरियम शोविंग स्टोर स्पेसिमेन। तो यहाँ पर आपका जैसा कि एक स्टोर हाउस दिख रहा है ना, यहाँ पर आपका एक स्टोर हाउस टाइप का डिब्बा दिख रहा है। यहाँ पर आपके बहुत सारे हैं इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अलग अलग स्पेसिमेन के। जैसे मान लो आपका ये एक हर्बेरियम को दिखाया हुआ है, जैसे आपका ये यहाँ पर है, तो आपका कोई एक स्पेसिमेन यहाँ पर है प्लांट का, और यहाँ पर आपका सारा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है ना। तो ये आपका एक स्टोर हाउस टाइप का होता है और इसका फ्यूचर में काफ़ी अच्छा यूज़ भी होता है टेक्सोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन को निकालने में, टेक्सोनॉमिकल स्टडी करने में। तो यहाँ पर हमने फिगर को भी देख लिया, जो भी इन्फॉर्मेशन थी इसको देख लिया। अब आइए हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड्स। नेक्स्ट हमारा जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है वो हमारा है म्यूज़ियम। तो आइए देखते हैं म्यूज़ियम के बारे में एनसीईआरटी ने क्या बताया। तो बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जो भी आपका बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स होते हैं ये आपके कहाँ सेटअप होते हैं, तो ये आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेटअप होते हैं। जैसा कि आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। सिंपल चीज़ है यार, आपका जो म्यूज़ियम होता है ना, ये आपका कहाँ पे सेट होता है, जहाँ पर आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाहिर सी बात है स्कूल भी आएगा, कॉलेज भी आएगा, तो ये चीज़ तुम्हें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होती हैं। नेक्स्ट लाइन आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या बताया है कि जो आपके म्यूज़ियम्स होते हैं हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस।
तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो भी आपका म्यूज़ियम होता है ना, जो भी आपका क्या होता है म्यूज़ियम होता है, म्यूज़ियम के अंदर क्या होता है कलेक्शन होता है, क्या होता है कलेक्शन होता है प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन। तो इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं वापस से इरेज कर लिख कर, ठीक है, ताकि मैं बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर पता है कि आपको जो म्यूज़ियम होता है ना, वहाँ पर क्या होता है आपका प्लांट का और एनिमल के जो स्पेसिमेन होता है ना, उनका क्या होता है कलेक्शन होता है। और जबकि जो आपका हर्बेरियम था, वहाँ पर सिर्फ आपका प्लांट का ही स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता था, और यहाँ पर आपके दोनों ही होते हैं, ठीक है, फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो इसको हम अच्छे से हाईलाइट भी कर लेते हैं ताकि मैं ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि म्यूज़ियम के अंदर जो होता है कलेक्शन होता है प्रिजर्व प्लांट्स का और एनिमल्स के स्पेसिमेन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है। तो नेक्स्ट बता रहा है आपको कि स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन द कंटेनर और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो भी आपके स्पेसिमेन होते हैं ना, जो भी आपके स्पेसिमेन होते हैं, इनको कंटेनर में या फिर जार में रखा जाता है और प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन के साथ रखा जाता है। आपने स्कूल से भी देखा होगा कि जो भी आपके मेढक वगैरह होते हैं ना, एक कांच का कुछ बर्तन टाइप का होता है, ग्लास टाइप का होता है, उसमें उनको रखा जाता है और उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन भर दिया जाता है तो वो ख़राब नहीं होते। तो यही चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ पर मेंशन की है कि जो भी आपके स्पेसिमेन होते हैं ना, उनको एक जार में रखा जाता है, कंटेनर में रखा जाता है और उसमें प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन डाल दिया जाता है। तो इसको हम यहाँ पर हाईलाइट भी कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी ये बात ध्यान रखी रहे, ठीक है। तो कि आपको जो स्पेसिमेन होते हैं उनको जार में कंटेनर में रखा जाता है और प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन के साथ रखा जाता है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है कि जो प्लांट होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं स्पेसिमेंस में बी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन। तो आपका नेक्स्ट बता रहा है जो भी आपके प्लांट होते हैं, जो भी आपके एनिमल्स होते हैं, इनके जो स्पेसिमेन होते हैं उनको आप ड्राई स्पेसिमेन के रूप में भी रख सकते हो। इट मीन्स ये हुआ कि जो भी आपका प्लांट और एनिमल का स्पेसिमेन होगा उसको आप किसी प्रिजर्वेटिव में भी रख सकते हो और उसको आप ड्राई स्पेसिमेन के रूप में भी रख सकते हो, यानी दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या बताया है। तो आपको नेक्स्ट इंसेक्ट के बारे में बताया हुआ है, इसको थोड़ा सीरियस कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो नेक्स्ट आपको बता रहा है कि जो भी आपके इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर किलिंग, ठीक है, आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पाइनिंग। तो आपको नेक्स्ट बताया हुआ है कि जो भी आपके इंसेक्ट होते हैं, यानी जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको कहाँ किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है इंसेक्ट बॉक्स में। तो इंसेक्ट बॉक्स क्या होता है ना, एक इंसेक्ट को रखने के लिए एक बॉक्स होता है, तो उसमें आपने इंसेक्ट को रखा जाता है और उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले आपने इंसेक्ट को पकड़ना होता है, फिर उनको मारना होता है, फिर उनमें पिन चुभा के उन्हें रख दिया जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बिल्कुल ही आपको सिंपल सा लॉजिक है, पहले पकड़ोगे फिर उनको मारोगे फिर उनको पिन चुभा के रख दोगे। तो इंसेक्ट के बारे में आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है कि पहले उनको क्या करना है, पकड़ना है, मारना है, उनको पिन चुभा के रख देना है इंसेक्ट बॉक्स के अंदर। तो ये चीज़ें हमारी इंसेक्ट के बारे में क्लियर होती है। इसको भी हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें हमारी अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। आपने क्या करना है, इंसेक्ट बॉक्स में इन्हें रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं आपका जो भी है एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है कि लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड, यानी रुई भर दी जाती है एंड प्रिजर्व। तो यहाँ पर आपको बता रहा है जो भी आपके बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं ना, जो भी आपके क्या होते हैं बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपका बर्ड हो गया, ठीक है, मैमल्स हो गया, तो उनमें क्या होता है, उनमें रुई भर दी जाती है और उनको क्या करते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं, है ना। आपने देखा भी होगा कि जैसे शेर वेर होते हैं ना, काफ़ी जगह रखे होते हैं, बड़े बड़े जो आपके घर होते हैं ना, जो आपके हॉस्टल टाइप के होते हैं अच्छे अच्छे, तो वहाँ पर क्या होते हैं, जो भी आपका प्रिंसिपल का रूम होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, अच्छे बड़े बड़े शेर रखे जाते हैं, उसमें आपने रुई भर दिया जाता है, तो वो भी आपके फैशन में होते हैं। उसके अलावा आपको जो म्यूज़ियम होता है ना, वहाँ पर भी रखे जाते हैं, उसमें आपने रुई भर के, ठीक है। उसके अलावा क्या है आपका म्यूज़ियम्स आल्सो हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। तो आपने क्या होता है, यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो भी आपका बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं ना, उनका स्केलेटन भी रखा जाता है म्यूज़ियम के अंदर। आपने देखा भी होगा कार्टून्स में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या होते हैं, जो बड़े बड़े डायनासोर्स होते हैं ना, उनको भी दिखाया जाता है, कि उनकी कंकाल दिखाया जाता है ना। तो वैसा कुछ आपका म्यूज़ियम में होता है, जो आपके म्यूज़ियम होता है वहाँ पर आपको जो स्केलेटन को भी रखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है म्यूज़ियम वाला। अब आइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स दैट इज बोटैनिकल गार्डन। आइए देखते हैं एनसीईआरटी के बारे में क्या बता रहा है। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स
फॉर रेफरेंस। तो याद थोड़ी बात आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका बोटेनिकल गार्डन होता है ना, इसमें किसका कलेक्शन होता है, तो इसमें आपका लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है। हमने अभी 2 टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़े। पहला हमने पढ़ा हर्बेरियम, जिसमें आपका ड्राई स्पेसिमेन होता है प्लांट्स का, और जो आपका म्यूजियम होता है यहाँ पर आपका एनिमल का, और जो आपका प्लांट होता है दोनों का ही स्पेसिमेन होता है, लेकिन वो डेड होता है। बट जो आपका बोटेनिकल गार्डन होता है, इसमें आपका लिविंग प्लांट का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है। प्लांट स्पेसिमेंस इन दीज गार्डन्स आर ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल या फिर साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि आपका जो भी बोटेनिकल गार्डन प्लांट होता है ना, वो आपका आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है। किस लिए ग्रो किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन के पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है। इट मीन्स उनका आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से कर पाओ, इसलिए प्लांट को ग्रो किया जाता है। और जो आपका प्लांट होता है ना, उसमें किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन होता है, तो उसका बोटेनिकल नेम होता है और उसका फैमिली होता है। तो उसको हम सेपरेटली लिख भी लेते हैं, ताकि जैसे कि हमें हर्बेरियम वाले में चीज़ें क्लियर हो गई कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वैसे हमको बोटेनिकल गार्डन में भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका बोटेनिकल गार्डन होगा ना, इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, तो इसमें आपका इन्फॉर्मेशन होगा किसका, एक तो आपका बोटेनिकल नेम होगा, ठीक है, एक आपका क्या होगा, एक आपका होगा बोटेनिकल नेम, ठीक है, या फिर साइंटिफिक नाम आप इसे बोल सकते हो। बोटेनिकल नेम होगा, बोटेनिकल नेम के अलावा क्या होगा, उसके अलावा आपका होगा जो भी उस पार्टिकुलर प्लांट का फैमिली होगा। ठीक है, उस पार्टिकुलर प्लांट का फैमिली होगा, उसके बारे में भी आपको बताया जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, ताकि मैं अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर कलर भी चूज़ कर लेते हैं, ग्रीन सही रहेगा, कि आपका जो प्लांट होता है उनको आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, और आपका जो प्लांट होता है वो लेबल होता है और इंडिकेट करता है किस चीज़ को, तो वो आपका साइंटिफिक या फिर बोटेनिकल नेम को रिप्रेजेंट करता है और आपका फैमिली को रिप्रेजेंट करता होता है। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बता रहा है। द फेमस बोटेनिकल गार्डन एट क्यू, आपका यहाँ पर बता रहा है जो आपका फेमस बोटेनिकल गार्डन होता है वो कहाँ पर होता है, आपका क्यू में होता है, और क्यू आपका कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता रहा है कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, आपको नेक्स्ट बोटेनिकल गार्डन के बारे में बताया हुआ है जो कि आपका हावड़ा में होता है, उसका नाम क्या है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। और थर्ड आपको बताया हुआ है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका लखनऊ में सिचुएटेड होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि कौन का जो आपका बोटेनिकल गार्डन है कहाँ पर होता है। तो इसको थोड़ा सीरियस कर लेते हैं। पहला चीज़ जो आपका आता है, तो पहला चीज़ आपका है कि जो आपका फेमस वाला है वो आपका कहाँ पर है, क्यू में है, और जो आपका इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो आपका कहाँ पर है, हावड़ा में है। उसके अलावा जो आपका NBRI है वो आपका कहाँ पर है, वो आपका लखनऊ में सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो थर्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स हमारा कंप्लीट होता है। अब आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स। आइए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा फोर्थ टैक्सोनॉमिकल एड्स, दैट इज जूलॉजिकल पार्क। इसके बारे में देखते हैं एनसीईआरटी क्या बताया है। These are the places where wild animals are kept in protected environment under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior। तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान रखेंगे कि जो आपके जूलॉजिकल पार्क होते हैं, यहाँ पर आपके जंगली जानवरों को रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में। ठीक है, जो कि आपका ह्यूमन के देख रेख में होता है, जिनसे कि आप क्या होता है, जो भी आपका पार्टिकुलर एनिमल होता है ना, उसका फूड हैबिट जान सकते हो, और उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या बिहेवियर होता है, उस पार्टिकुलर जो भी आपका एनिमल है उसका क्या बिहेवियर होता है, आप उसको जान सकते हो। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। यहाँ पर आप कौन चीज़ों को रखते हो, पहले हम इरेज कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आप जंगली जानवरों को रखते हो। ठीक है, यहाँ पर आप वाइल्ड एनिमल्स को रखते हो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ह्यूमन के अंडर केयर, और आप इनका फूड हैबिट जो भी होता है, यानी ये खाना पीना इनका कैसा है उसको आप जान सकते हो, और इनका क्या बिहेवियर होता है इसको भी आप यहाँ पर जान सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को यहाँ पर हमने अच्छे से हाईलाइट भी कर लिया। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं जो एनसीईआरटी ने यहाँ पर बताया हुआ है। तो नेक्स्ट आपको बताया हुआ है कि ऑल प्लांट्स इन ए जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन आर सिमिलर टू दियर नेचुरल हैबिटाट्स। तो जो भी आपका जूलॉजिकल पार्क में जो आपको कंडीशन दी जाती है वो आपका बिल्कुल ही उनके नेचुरल हैबिटाट्स के तरह ही होती है, और जितने भी एनिमल्स पॉसिबल होते हैं वो आपके जू में रखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें बताई हुई है। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बता रहा है कि चिल्ड्रंस लव विजिटिंग दियर पार्क्स, उसको कॉमनली जू के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको फिगर भी शो किया गया है
इसको देख लेते हैं कि पिक्चर शोविंग एनिमल्स इन डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क ऑफ द इंडिया। तो पहला आप देख सकते हो यहाँ पर आपका, ठीक है, हिप्पोपोटामस का दिया हुआ है, ये आपको कोई बर्ड का दिया हुआ है जूलॉजिकल पार्क के अंदर। ये आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि आपका यहाँ पर देख रहे हैं एलिफेंट को, और उसके अलावा यहाँ पर आपको टाइगर का भी शो किया गया है जूलॉजिकल पार्क में। अब आइए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो कि टैक्सोनॉमिकल एड्स है वो हमारा की है, ठीक है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं एनसीईआरटी ने क्या बताया हुआ है। तो की इज़ अनदर टैक्सोनॉमिकल एड्स यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। तो यहाँ पर आप पहली चीज़ तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपके किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स होता है ना, इसमें आपका प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में ही बताया जाता है। यहाँ पर आपको दोनों के बारे में ही बताया जाता है, सिमिलरली एज म्यूजियम। तो आपका आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए तो यूज ही होना, और प्लांट और एनिमल दोनों होंगे। तो इसको यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। तो इसको हम अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका सिर्फ सिमिलैरिटी ही नहीं होता, यहाँ पर आपका सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आपकी होती हैं। तो बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बोल रहा है देखते हैं। द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली अकर इन पेयर कार्ड कपलेट। इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो आपका ये की होता है ये आपका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर बेस्ड होता है, और जो आपके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं आपके पेयर में होते हैं। अब देखो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अभी आपका जो मेंडल वाला चैप्टर ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला, यहाँ पर इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। वहाँ तो आपके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऊपर ही पूरा लॉ बेस्ड होता है, तो परेशान नहीं होना क्या होता है, बस आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो कि जो भी आपके दो अपोजिट कैरेक्टर होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्या होता है, आपका जो अपोजिट कैरेक्टर होता है ना, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल सिंपल से समझ सकते हो। तो इसको यहाँ पर हम हाईलाइट भी कर लेते हैं ताकि मैं चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ। इसको हम यहाँ पर कलर चेंज करके थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं कि आपका क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर बेस्ड होता है जो आपका की होता है, और इसको हम कपलेट बोलते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है। इट रिप्रेजेंट ए चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। ऑप्शन देखो, जब आपका दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होता है ना, तो उसमें आपने एक को चूज़ करना होता है। तो आपने जब एक को चूज़ करोगे तो दूसरा आपका क्या होगा, अपोजिट ऑप्शन हो जाता है ना। बिल्कुल सीधी चीज़ है। जब आपका एक लेफ्ट है एक राइट हो, तो अब आप जब एक को चूज़ कर लोगे, मान लो आपने राइट को चूज़ कर लिया, तो जो आपका लेफ्ट होगा ना, वो उसका क्या होगा, अपोजिट ऑप्शन होगा। तो वही एनसीईआरटी ने यहाँ पर आपको बताना चाह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। जाहिर सी बात है यार, जब दो आपके कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें हैं, एक को आप एक्सेप्ट करोगे तो दूसरे का तो रिजेक्शन हो ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है कि ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो आपका स्टेटमेंट होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, और जो आपके दो अपोजिट स्टेटमेंट होते हैं उसे हम कपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हमने हाईलाइट भी कर लिया कि आपका जो स्टेटमेंट होता है, हर एक स्टेटमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं लीड, और जो दो अपोजिट आपका लीड होते हैं उनसे आपके कपलेट बनते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है। सेपरेट टैक्सोनॉमिकल कीज आर रिक्वायर्ड ऑफ फॉर ईच टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़। देखो सिंपल सी चीज़ है यार, यहाँ पर आपका जो टैक्सोनॉमिकल की होता है ना, वो आपका हर एक कैटेगरी पर यूज़ होता है। जो आपका टैक्सोनॉमिकल की होता है, जो आपका टैक्सोनॉमिकल की होता है, वो आपका हर टैक्सोनॉमिकल लेवल पर यूज़ होता है। और जैसा कि आपको कोई भी टैक्सोनॉमिकल लेवल ले लो, ठीक है, फैमिली ले लो या फिर आप जीनस ले लो, सिंपल सी चीज़ है यार। देखो आपका जो 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी था ना, वहाँ पर हर लेवल पर आपका ये स्टेटमेंट चलता है कॉन्ट्रास्टिंग वाला। तो वही चीज़ बता रहा है कि आपका हर लेवल पर होगा ना, तो हर लेवल पर आपका दो अपोजिट पेयर के कैरेक्टर्स आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। तो वही चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ पर मेंशन की है। ऑल्दो थोड़े कम वर्ड बताएं, बट कोई नहीं, इसका मतलब हम समझ चुके हैं यहाँ पर। इसको एक बार और हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या बता रहा है। यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो आपके टैक्सोनॉमिकल की होते हैं ना, वो आपके हर लेवल पर होते हैं, वो आपके हर लेवल पर होते हैं, चाहे आपका फैमिली हो, जीनस, आपका स्पीसीज हो, और आपका वो आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होती हैं कि आपका हर टैक्सोनॉमिकल जो आपका कैटेगरी होता है ना, वहाँ पर आपके टैक्सोनॉमिकल की का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एनसीईआरटी देखते हैं क्या बता रहा है। की आर जनरेटेड एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर क्लियर होती हैं। आपका जो 5th टैक्सोनॉमिकल एड्स था, हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब आइए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उसको भी हम देख लेते हैं, जो कि आपके टैक्सोनॉमिकल एड्स के ही अंदर आते हैं। देखिए आपको एनसीईआरटी क्या बताया हुआ है।
फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग आर सम ऑफ द अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। यानी आपको जो फ्लोरा होते हैं, ठीक है, मैनुअल्स होते हैं, मोनोग्राफ होते हैं और जो आपके कैटलॉग होते हैं, इनमें भी क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके बारे में। तो पहली चीज़ आपको बताया हुआ है कि दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। यानी आपके जो ये कुछ छोटे छोटे चीज़ दी गई हुई है ना, ये भी आपका आइडेंटिफिकेशन के पर्पज़ में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो आइए पहले पढ़ते हैं फ्लोरा के बारे में। तो फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। तो यहाँ पर आपको फ्लोरा के बारे में जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि जो आपका फ्लोरा होता है वो किसको बताता है, तो ये आपका प्लांट के बारे में बताता है। और किसी भी गिवन एरिया में जितने भी आपके प्लांट होते हैं ना, जितने भी आपके प्लांट होते हैं उनका क्या हैबिटाट है, उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी गिवन एरिया में प्लांट्स का, उनको आपको कौन बताता है, उनका आपका फ्लोरा बताता है। बिल्कुल सीधे सीधे फ्लोरा जो है ना बिल्कुल आपका फ्लावर से रिजेंबल कर रहा है नाम से। तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो कि जो आपका फ्लोरा होता है ना वो आपका प्लांट के बारे में बताता है कि प्लांट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी एक गिवन एरिया में। तो इसको यहाँ पर हम हाईलाइट भी कर लेते हैं थोड़ा सी रेज करके, ताकि हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएँ कि फ्लोरा जो आपका होता है ये आपका प्लांट के बारे में बताता है कि प्लांट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी एक गिवन हैबिटाट में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। These provide the index to the plants species found in a particular area। वही चीज़ यार कि आपका एक गिवन एरिया है, पार्टिकुलर एरिया, उसमें क्या प्लांट का स्पीसीज जो है उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसे आपका फ्लोरा बताता है। नेक्स्ट आपका आता है मैनुअल्स। तो मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन ए गिवन एरिया। यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, जो आपका मैनुअल्स होता है ना वो आपका यूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए कि आपको कोई एक गिवन एरिया है वहाँ पर कितने स्पीसीज़ मिल रहे हैं। बिल्कुल सीधा सा देखो, आपको कोई एक एरिया है, ठीक है, वहाँ पर आपके कितने स्पीसीज़ मिल रहे हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन कौन देता है, उसका डिस्क्रिप्शन आपका मैनुअल से देता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर टोटल आपको एरिया में बता रहा है तो आपका मैनुअल्स होता है। नेक्स्ट आपका मोनोग्राफ के बारे में बताया हुआ है कि मोनोग्राफ जो होता है कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। अब जाहिर सी बात है यार, जब कोई एक चीज़ों के बारे में बता रहा है ना तो वहाँ पर नाम से ही पता चल जाता है कि मोनोग्राफ है। तो मोनो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, मोनो मतलब होता है वन, ठीक है, सिंगल होता है, तो उसका मतलब हो रहा है कि एक ही टैक्सॉन के बारे में बताता है। तो कन्फ्यूज़न यही होती है कि मोनोग्राफ किसके बारे में बताता है, मैनुअल्स किसके बारे में बताता है। तो आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मोनो जो होता है ना हमेशा एक ही टैक्सॉन के बारे में बताता है, और जो आपका मैनुअल्स होता है वो आपका जो एक गिवन एरिया होता है ना उसमें जितने भी आपके स्पीसीज होते हैं उन सारे के बारे में यहाँ पर आपको बताता है। तो इस चीज़ को हम अच्छे से समझ लें कि फ्लोरा जो होता है आपका प्लांट के बारे में बताता है, ठीक है, और जो आपका मैनुअल्स होता है किसी एक एरिया में जितने भी होते हैं उनके बारे में बताता है, और जो आपका मोनोग्राफ होता है आपका एक टैक्सॉन के बारे में बताता है। अब देखो कैटलॉग के बारे में एनसीईआरटी ने जिक्र नहीं किया हुआ है तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, बस थोड़ा सा आप जान लो कि जो आपका कैटलॉग होता है ना आपका एक बुक जैसा होता है, किताब जैसा होता है, उसमें आपको कुछ स्पीसीज़ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया होता है। तो ये सब चीज़ें आपके जो टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर थी हमने इसको समझ लिया। अब आइए हम PYQs कर लेते हैं जितने भी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट PYQ है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि मैच द आइटम गिवन इन दी कॉलम 1 विद दोज इन दी सेकंड। यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं, इनको आपने मैच द फॉलोइंग करना है। तो पहला आपने देख लेते हैं कि कॉलम ए में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपका हर्बेरियम है, की है, म्यूजियम है और आपका कैटलॉग है, और सेकंड वाले से आपके मैच करना है। तो आइए पढ़ते हैं पहले इसको, फिर हम लोग मैच करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है इट इज़ ए प्लेस हैविंग ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकंड आपका है लिस्ट दैट इनकॉर्पोरेट। थर्ड आपका देखो ये जो आपका है थर्ड वाला, इट इज़ ए प्लेस वेयर ड्राई एंड प्रेस्ड आपका जो दिया हुआ है इसका मतलब ये आपका हर्बेरियम होता है। इट मीन्स थर्ड वाला जो है आपका पहले में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका यहाँ पर B और D दोनों ही जा रहा है। सेकंड आपका आता है की वाला। तो की वाला आप क्या होता है, ए बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज़ अल्टरनेट। देखो यहाँ पर आपका अल्टरनेट वर्ड आ रहा है, तो हमने भी आपको बताया था कि जहाँ पर आपको अल्टरनेट आता है ना वो आपका बिल्कुल ही किस में आता है, की में जाता है। तो बी वाला आपका डी में जाएगा। तो इसमें आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें कि पहले में आपका थर्ड और सेकंड में आपका डी। इट मीन्स आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल्दो हम पढ़ लेते हैं इन सारे को वापस से इरेज करके। देखिए जो आपका हर्बेरियम वाला होगा ये आपका थर्ड से मैच करेगा,
ठीक है। जो आपका की होगा ये आपके फोर्थ वाले से मैच करेगा। जो आपका ये म्यूजियम होगा ये हैविंग ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये आपका पहले वाले से मैच करेगा। हमने पढ़ा भी था कि आपका जो म्यूजियम होता है वहाँ पर आपका प्लांट भी होता है, वहाँ पर आपका एनिमल्स भी होता है। और जो आपका कैटलॉग होता है ये आपका इससे मिलेगा सेकंड वाले से, क्योंकि आपका क्या होता है यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। जितने भी आपके स्पीसीज़ होते हैं एक एरिया में मिलते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए। तुम्हारा यहाँ पर पहला PYQ कंप्लीट होता है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा सेकंड PYQ। सेकंड हमारा देखते हैं इसे, तो इसको आइए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। द लेबल ऑफ ए हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन, तो ये आपका हर्बेरियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है आपका हर्बेरियम में किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन नहीं होता, तो डेट ऑफ कलेक्शन तो बिल्कुल ही होता है, ठीक है। नेम ऑफ कलेक्टर ये भी होता है, लोकल नेम ये भी होता है, हाइट ऑफ प्लांट ये आपका नहीं होता। तो हर्बेरियम के अंदर आपका हाइट ऑफ प्लांट का जिक्र नहीं होता, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये भी हमारा PYQ अच्छे से हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को, और जितना हो सके आप इसको स्प्रेड करिए सभी को इसका हेल्प मिलना चाहिए, और ये आपका अपना चैनल है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सेकंड PYQ करते हैं। नेक्स्ट PYQ हमारा है, आइए देखते हैं इसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका स्टेटमेंट कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है कि ए म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिल्कुल ही गलत है। लेकिन हम फिर भी रीड कर लेते हैं जो भी आपके स्टेटमेंट और दे दिए हुए हैं, क्या पता इससे ज़्यादा कोई गलत हो जाए। तो सेकंड आपका है कि इज़ ए टैक्सोनॉमिकल एड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस, सही स्टेटमेंट है बिल्कुल आपका ये। थर्ड आपका है हर्बेरियम हाउसेज ड्राई प्रेस एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, ये आपका एग्जैक्ट NCERT का लाइन है। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर PYQ भी आए हुए हैं। तो ये आपका नीट 2013 का सवाल भी है। और आपका फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, बोटैनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको जो पहला स्टेटमेंट हो रहा है ये आपका बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, इट मीन्स आपका ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत अच्छे से PYQ कंप्लीट होता है। आइए हम नेक्स्ट PYQ देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज दैट, तो पहला हमारा ऑप्शन है दे प्रोवाइड ए ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। सेकंड हमारा है वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर। थर्ड हमारा है दे अलाउ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। और फोर्थ हमारा ऑप्शन है दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। तो हमारा इसमें जो सबसे सही ऑप्शन दिख रहा है वो हमारा थर्ड हो जाएगा, क्योंकि आपका जो इन सीटू होता है ना उसमें क्या होता है आपका जो बोटेनिकल गार्डन होता है इसका एक पार्ट होता है, तो ये आपका इन सीटू को हो जाएगा। ऑल्दो आपका जो इन सीटू क्या होता है, इन सीटू क्या होता है, ये आपका एक चैप्टर होता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो वहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे भी। बट आप इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो आपका ये बायोलॉजिकल गार्डन्स होता है, जो आपका ये बोटेनिकल गार्डन्स होता है, ये आपका इन सीटू का एक पार्ट होता है। तो ये आपका कलेक्शन में जो होता है, जो आपका कंजर्वेशन होता है प्लांट्स का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये आपका 2005 का सवाल है, बट कोई नहीं, अपने टॉपिक से रिलेटेड था तो हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट PYQ। नेक्स्ट हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट 2022 का। देखो ये हमारे थोड़ा टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट हमारे चैप्टर से रिलेटेड था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो हमने कहा इसको करवा ही देते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इन द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी विच हायरार्की अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज़ करेक्टेड इन केस ऑफ एनिमल्स। तो आपका एनिमल का केस दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका एनिमल का केस है, इट मीन्स यहाँ पर आपका फाइलम वर्ड यूज़ होगा, आपका डिवीज़न वर्ड नहीं यूज़ होगा। हमने इसको आपको बताया था वीडियो में, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एनिमल है तो आपका फाइलम वर्ड यूज़ होता है, डिवीज़न वर्ड नहीं यूज़ होता। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर आपको, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा से। तो हमारा पहला ऑप्शन है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो हमारा बिल्कुल ही ये सही ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पर क्लास पहले आ गया तो ये गलत हो गया, यहाँ पर आपको ऑर्डर आ गया तो ये बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पर भी आप देख सकते हो तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हो। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब शेयर करिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।